हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सपना। हमने अकाउंटिंग का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आज हम अकाउंटिंग के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। पीवाईक्यूज के हमारे दो पार्ट आएंगे। पार्ट 1 में हम सितंबर 2021 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में उससे प्रीवियस ईयर के जनवरी वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे सितंबर 2021 के क्वेश्चंस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पूछा है। तो एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला बोला है कि पार्टी जो एक्सेप्ट करती है ऑर्डर को उसे एक्सेप्टर कहते हैं। हाँ, सही है। और दूसरा उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉवी, है ना, उसे हम ड्रॉवी भी कहते हैं। नेक्स्ट, द पार्टी विच मेक्स द ऑर्डर इज नोन एज ड्रॉवर। बिल्कुल सही बात है। द पार्टी टू whom द अमाउंट हैज टू बी पेड इज नोन एज पेई। करेक्ट है, जिसको हम पे कर रहे होते हैं उसे हम पे ही कहते हैं। नेक्स्ट बोला है, द ड्रॉवर एंड द पे कैन नेवर बी द सेम। कि जो ड्रॉवर है और जो पेई है वो सेम नहीं हो सकते। देखिए, स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। क्यों? जो पर्सन स्टेटमेंट बना रहा है उसे हम कहते हैं ड्रॉवर, ठीक है, और हम सामने वाले इंसान को उसे देते हैं कि तुम इस पर साइन करो, और उसमें लिखा होता है कि भाई तुमने मुझे पैसे देने हैं। तो ड्रॉवर जो बना रहा है और उसी को अगर पैसे मिलने हैं तो दोनों कभी सेम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि कभी भी सेम नहीं हो सकते। नेवर जो वर्ड लगा है ये गलत है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विद रिस्पेक्ट टू द कंसेप्ट ऑफ बीआरएस, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? सो बीआरएस एक ऐसा प्रोसेस है जो रिकंसाइल करता है कैश बुक के कैश कॉलम को और कैश बुक के बैंक कॉलम को। नहीं, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा, हमने तो सिर्फ बैंक कॉलम को मेंटेन करना है। फिर उसके बाद बोला है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द कैश एंड पासबुक। 3 तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं, नेमली टाइमिंग के, ट्रांजेक्शंस के एंड एरर्स के। हाँ, ये हमने पढ़े, टाइम के एरर हमने पढ़ा है, एरर्स हमने पढ़े हैं, ट्रांजेक्शन की वजह से भी कभी डिले हो सकता है। फिर है, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंस बिटवीन ड्यू टू टाइमिंग। नहीं, ये गलत है। डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक इज सेम एज ओवरड्राफ्ट एज द पासबुक। नहीं, ये भी गलत है। हमने पढ़े थे फेवरेबल, अनफेवरेबल, ये सारी चीजें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड है कि हमारे पास 3 टाइप के डिफरेंसेस होते हैं, कैश एंड पासबुक, जिसे हम कैश और पासबुक में 3 तरीके के डिफरेंस होते हैं, टाइमिंग, ट्रांजेक्शंस एंड एरर। नेक्स्ट हमारे पास आता है 500 पेड फॉर रेंट। हमने 500 क्या किया? रेंट के लिए पे किया, जो डेबिट हो गया लैंडलॉर्ड के अकाउंट में। फॉर द अबव एरर विच इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री। देखिए, आपने रेंट पे किया ना, तो आप नॉर्मल एंट्री क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपने रेंट पे किया है। लेकिन ये आपने गलती से यहाँ पे आपने डेबिट किसको कर दिया? लैंडलॉर्ड को। तो आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? लैंडलॉर्ड अकाउंट टू कैश कर दी। ये एंट्री आपने गलत कर दी, ठीक है। अब आपने इसको सही करना है, तो अब आपने इसकी करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट सेम है तो अमाउंट आपने सेम 500 डाल देंगे। तो जस्ट इस एंट्री को क्या कर दो? उल्टा कर दो। देखिए, कैश से कैश कैंसिल कर दीजिए, तो सिंपल एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, एंट्री को उल्टा। तो इसका पहला जो एंट्री है वो क्या हो जाएगी? हमारी करेक्ट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें हम वेरियस डिपार्टमेंट्स और उनके परचेज वैल्यू के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपॉर्शन करते हैं। नहीं, गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को हम सेल्स वैल्यू के ऊपर करते हैं। नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को हम वैल्यू ऑफ एसेट्स के बेस पर अपॉर्शनमेंट करते हैं। नहीं। जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो टाइम जो स्पेंड किया गया है एम्प्लॉय का किसी भी काम को करने के लिए, उसके बेस पे हम उन्हें क्या करते हैं? अपॉर्शनमेंट करते हैं, कि उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज कंपनीज एक्ट 2013 में रिक्वायर डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन। जो डेप्रिसिएशन है वो किस बेस पे चार्ज किया जाना चाहिए? देखिए, ये क्वेश्चन में हमने वैसे पर्टिकुलरली कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन आप ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो 2 चीज़ें तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि सप्लीमेंट्री बेसिस, सुपर न्यूमरेटरी बेसिस और फिक्शिशियस बेसिस। ये 2 तो नहीं होगा। अब बात करें इन दोनों की, देखो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि कोई एक चीज़ बड़ी है तो उसके अगर छोटे छोटे पार्ट्स कर दें तो वो उसके कंपोनेंट्स हो जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स। तो यहाँ पर हम जैसे कोई मशीनरी है, अगर मशीनरी सपोज मेरे पे कोई मशीनरी है, इसका हाफ पार्ट खराब हो गया, तो उसका हाफ कंपोनेंट खराब हो गया, तो मैं उसके बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी। मैं इस हाफ पार्ट को हटा दूंगी, उसको बेच दूंगी, या फिर बेचकर जो पैसा आएगा उसे लिखूंगी, या फिर लॉस होगा उसे लिखूंगी। तो सारा ट्रीटमेंट कंपोनेंट के बेस पे होता है कि कितना पार्ट आपने बेच दिया, कितना पार्ट अभी भी यूज में है, नेक्स्ट मशीनरी कब खरीद रहे हो। तो जब भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर कंपनीज एक्ट के बारे में जब हम बात करें तो डेप्रिसिएशन है वो कंपोनेंट बेसिस के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है।
मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, अ प्रोसीजर इन विच द कॉस्ट ऑफ एन लार्ज आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज अलोकेटेड टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एसेट एंड ईच कंपोनेंट इज डिफरेंट सेपरेटली। जब हर एक कंपोनेंट का डिफरेंट डिफरेंट आप अलग से डेप्रिसिएशन निकालते हैं उसे हम कहते हैं कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास फेवरेबल बैलेंस दे रखा है कैश बुक का 10,000 स्टार्टिंग पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 3,000, चेक इशू किया गया लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं है, चेक इशू कर दिया लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि हमने अपने पास से तो इशू कर दिया, यानी कि मैंने दिखा दिया होगा मेरी कैश बुक में कि 3,000 माइनस कर दो, लेकिन अभी तक वो बैंक की पासबुक में नहीं चढ़ा होगा कि वहां से 3,000 क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसको भी हम क्या कर देंगे, बराबर करेंगे, तो इस तरफ लिख लेते हैं 3,000। नेक्स्ट है हमारे पास चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट, चेक डिपॉजिट हो गया, हमने तो अपने पास प्लस में एंट्री कर ली 4,000 लेकिन वहां अभी तक एंट्री नहीं हुई है 4,000 की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे एंट्री को, तो 10,000, 3,000, 4,000 और लास्ट में हमारे पास है कि उसने पूछा है कि BRS में पासबुक में कितना बैलेंस रहेगा। तो देखिए 10,000 हम पे टोटल था, 3,000 हमने क्या करा, 3,000 को यहाँ पर हम प्लस कर देंगे 3,000 को, क्यों, क्योंकि 3,000 अभी इशू हो गया लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो हमने तो अपने पास 3,000 दिखा दिया, ठीक है। तो बैंक में बैलेंस क्या है, बैंक में 3,000 कम है, 3,000 माइनस हो रखा है, प्लस का बैलेंस है, ठीक है। और जो हमारी पासबुक है चेक डिपॉजिट हो गया, उनकी 4,000 हमारे उसमें प्लस होना चाहिए था लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, माइनस में अगर लेके चलेंगे और हमें निकालना कैसे, एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है। तो कैश बुक में वापस से 3,000 जोड़ दो और 4,000 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका 13 माइनस 4,000 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9,000, क्योंकि हम कैश बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हमें कैश बुक में बराबर रखना पड़ेगा अपने पासबुक के अकॉर्डिंग। अनइंटेंशनल ओमिशन और कमीशन जो होते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, उन्हें हम क्या कहते हैं, देखिए अनइंटेंशनल जो होते हैं उन्हें हम एरर्स कहते हैं, इंटेंशनली जो होते हैं उन्हें हम फ्रॉड्स कहते हैं। तो अनइंटेंशनल अगर कोई चीज भूल गए हो, कुछ गलती आपने कर दी है तो उसे आप क्या कहेंगे, एरर्स कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर आपने कोई कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, और आपने उसे एज एन ऑफिस एक्सपेंस क्या कर दिया, शो कर दिया। देखिए परचेज ऑफ कंप्यूटर अगर आप करेंगे तो आप क्या एंट्री करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। लेकिन क्या ये आपका ऑफिस का खर्चा है, ठीक है, ये आपने ऑफिस एक्सपेंस की तरह क्यों इसे, ओके आपने कंप्यूटर खरीदा है तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसकी एंट्री जो होनी चाहिए थी वो कहाँ जानी चाहिए थी, कंप्यूटर वाले अकाउंट में जानी चाहिए थी, या फिर कैश से इसको क्या करना चाहिए था, आपने क्रेडिट करना चाहिए था। तो ये जो ऑफिस में आपने डाला है ऑफिस का एक्सपेंस नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं है, आपने सिंपल एक एसेट खरीदा है कंप्यूटर, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि आपने गलत प्रिंसिपल को फॉलो करके कोई गलती कर दी है, तो ये क्या कहलाएगा आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट बोला है कि एज पर द प्रोविजन एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 कि जो भी बैंकिंग कंपनी होती है, कंपनी इंगेज होती है जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उनकी जो बैलेंस शीट होती है वो किस फॉर्म में प्रिपेयर की जाती है। तो देखिए हमने पढ़ा था स्केड्यूल 3 के अंदर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम क्या पढ़ते हैं, बैलेंस शीट, और पार्ट 2 में हम क्या पढ़ते हैं, P&L। तो उसने यही पूछा है कि कोई भी जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो कौन से पार्ट में मेंशन की जाती है, तो पार्ट 1 और शेड्यूल 3, सिंपल आंसर हो जाएगा इसका, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखिए अंडर सेल्फ बैलेंस लेजर सिस्टम ओनली 2 लेजर्स अकाउंट आर प्रिपेयर, डेटर्स लेजर एंड नॉमिनल लेजर। देखिए ये गलत है, सिर्फ 2 अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं, और भी अकाउंट्स होते हैं लेजर अकाउंट में जब सेल्फ बैलेंस करके आप लेजर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका मतलब आंसर आपका सही हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट गलत है, तो इनकरेक्ट पूछा है तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाकी पढ़ते हैं, अंडर सेल्फ बैलेंस लेजर सिस्टम अ कंप्लीट ट्रायल बैलेंस कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग अप द बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। डेटर्स लेजर को सॉलिड लेजर भी कहा, सोल्ड लेजर भी कहा जाता है और सेल्स लेजर भी कहा जाता है, सही बात है, क्योंकि उसमें हमने सेल्स को मेंशन करते हैं जो कि पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रिएट की जाती है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के अंदर हर एक लेजर को डबल एंट्री सिस्टम से प्रिपेयर किया जाता है। देखो सारे स्टेटमेंट सही है, बस एक यही स्टेटमेंट है कि ओनली 2 ये गलत है, ठीक है। 3 या ज्यादा भी हो सकते हैं लेजर अकाउंट्स। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी समरी होती है, कैश बुक की समरी होती है। देखिए जो रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला टॉपिक है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारे टॉपिक्स ना मैंने एनपीओ में कवर किए हैं, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए और उस पार्ट को भी कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अगेन इनकम एंड गेन्स अदर देन सेल्स आर रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम और गेन्स जो भी हमारे अदर देन सेल्स होते हैं उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं P&L अकाउंट के, सही बात है।
सिर्फ उन्हीं ओनली दोज रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच रिलेट्स टू करंट ईयर आर डेबिटेड टू P&L अकाउंट। सही बात है, करंट ईयर की चीजों को हमने लेना होता है। कैरेज आउटवर्ड इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, कैरेज आउटवर्ड हमारा खर्चा होता है तो उसे हम क्रेडिट नहीं डेबिट साइड करेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पोजीशन। कौन बताता है पोजीशन कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारी कंपनी है वो किस पोजीशन पे है, ट्रू और फेयर व्यू क्या दे रही है, तो वो कौन बताता है, वो बताती है हमारी बैलेंस शीट स्टेटमेंट। बाकी हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं इनकम स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला बोला है कि जब सैलरी पे कर दी जाती है तो उसे क्रेडिट साइड में शो करते हैं P&L अकाउंट के, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है उसे लायबिलिटी में शो करते हैं और बाद में सैलरी के साथ ऐड कर देते हैं। करेक्ट चीज़ है, ये हमने ट्रीटमेंट सीखा हुआ है। फिर सैलरी अगर हम शो कर रहे हैं डेबिट साइड में P&L अकाउंट के, सॉरी अच्छा इसमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे क्रेडिट साइड बोला है, तो सैलरी जब पे करे तो खर्चा है ना, तो क्रेडिट में नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट बोला है कि बाकी चीज़ें सही है बट स्टेटमेंट गलत हो गया क्रेडिट की वजह से। नेक्स्ट बोला है सैलरी जो है आपने डेबिट साइड में शो करी है, ठीक है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी को आपने क्या लिख दिया, एसेट साइड में लिख दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लायबिलिटी है, आपने पे करनी है ना, तो ये एसेट में नहीं आता बैलेंस शीट में आता है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है कि सैलरी आप डेबिट साइड में शो कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी को एसेट साइड में शो कर रहे हैं और बाद में उसको ऐड कर दे रहे हैं, लेकिन ये भी स्टेटमेंट गलत है आपका, यहाँ नहीं आता। लास्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि सैलरी आएगी आपकी डेबिट साइड में, करेक्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी आप शो करेंगे लायबिलिटी साइड में और वापस से इसको ऐड कर देंगे आप सैलरीज के अकाउंट में इन द P&L, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट बोला है तो सबसे पहले कस्टमर ड्यूटी होती है कि वो एंट्रीज को चेक करे और इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म करे अगर उसे कोई भी एरर दिखाई देता है, तो करेक्ट बात है। दीज डेज कस्टमर कैन इजीली एक्सेस देयर बैंक स्टेटमेंट एनी टाइम, करेक्ट बात है। आज के टाइम पे हम बैंक ATMs में भी अपने जो पासबुक है उसे अपडेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। बैंक पासबुक रिप्रेजेंट्स अ कॉपी ऑफ द लेजर अकाउंट ऑफ द बैंक इन द बैंक्स ऑफ बुक्स ऑफ कस्टमर। नहीं, कोई लेजर अकाउंट प्रिपेयर नहीं करता, कोई कॉपी नहीं होती, दोनों सेपरेट चीजें होती हैं, बैंक पासबुक और कैश बुक। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये NPO का क्वेश्चन है। प्लीज NPO का वीडियो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा NPO का सिलेबस, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सो आपको करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 84,000 ड्यूरिंग द ईयर। फिर 3200 है जो 2018-19 का प्रीवियस ईयर का है, तो इसे आप माइनस कर देंगे। नेक्स्ट 1200 फॉर द ईयर 2020-21 2000 फ्यूचर का है, तो इस साल का नहीं है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट 6000 है, ये अभी भी रिसीव होना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग है, इसे आप ऐड कर देंगे। अब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 32 और 1200, ये हो जाएगा आपको 4400। सो 84,000 और 4400 एंड 6000, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अच्छा सॉरी 4400 माइनस का है ना, माइनस होगा ये, ठीक है, माइनस करेंगे तो 84 और प्लस 6000 अगर मैं कर दूँ तो 90,000 हो जाएगा, और 90,000 में से मैं माइनस कर दूंगी 4400, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 85,600। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द रिसिप्ट ऑफ द बिल। जब आप बिल रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री पास होती है पेई के केस में, तो देखिए यहाँ पे आप बिल रिसीव कर रहा है पेई, तो यहाँ पे BR अकाउंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैंक और डिस्काउंट की तो बात हो ही नहीं रही है, ये नहीं आएगा। ड्रॉवे अकाउंट टू बैंक नहीं आएगा, ड्रॉवर टू BP भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट या फिर मेकर ऑफ द बिल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका, BR अकाउंट, BR आता है जब भी किसकी बात कर रहे हैं, हम पेई की बात कर रहे हैं बिल को रिसीव करते टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री जो थी डेबिट साइड में लिखते हैं ट्रेडिंग के, सही है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिखे थे, बिल्कुल सही है। टर्नओवर यानी कि सेल्स जो है ट्रेडिंग और क्रेडिट में लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। फ्रेट इनवर्स जो है वो क्रेडिट साइड में लिखी जाते हैं, नहीं, फ्रेट इनवर्स कहाँ लिखी जाते हैं, डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि इनमें से कौन सा एक्सपेंसेस है जो कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनता है जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। देखो इनिशियल डिलीवरी चार्जेस होंगे, है ना, कितने में आपकी चीज़ को लेकर, अगर मैं किसी मशीनरी को खरीद के लाई हूँ 10,000 का और उसका मुझे उसमें 300 का इंस्टॉलिंग चार्जेस वगैरह लग रहा है, तो उसकी वैल्यू ऐड करके तभी आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। कॉस्ट तो भाई इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन असेंबली कॉस्ट, ये भी है। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग का क्या मतलब आ गया डेप्रिसिएशन में, ठीक है, तो कुछ अटपटी सी चीज़ है, बिल्कुल अननेसेसरी चीज़ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है जो डेप्रिसिएशन में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट बोला है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग धारा नंबर 8 में मतलब सेक्शन 8 में NPOs होते हैं। कुछ ऐसी कंपनी होती है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनी होती है, तो जो बैलेंस शीट अपने आप प्रिपेयर करते हैं तो वो कौन से स्केड्यूल के अंदर आती है, उसने ये पूछा है, तो हमें पता है स्केड्यूल नंबर 3 के अंदर आती है, तो सिंपली हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि अगर हमने सेल करी है गौतम को और उसे हमने करेक्टली तो एंटर कर दिया सेल्स में, लेकिन गलती से हमने उसे पोस्ट कहाँ कर दिया, राम में, मतलब मैंने एंट्री क्या करनी थी,
सॉरी एंट्री गौतम को हुई है तो गौतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन गलती से सेल्स डालने की जगह कहाँ चली गई, सेल्स डे बुक में तो हुई है लेकिन एंट्री तो करेक्ट हुई है, लेकिन सेल्स डे बुक में उसे गलत कर दिया आपने, उसे क्या लिख दिया, गौतम सॉरी आपने राम को डेबिट कर दिया, मतलब राम टू सेल्स कर दिया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, उल्टा कर दो एंट्री को, ठीक है, सेल्स से सेल्स कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गौतम टू राम। और उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेने बोला है। देखिए अमाउंट की डिफरेंस आपको दिख रहा है, 400 था आपने 40 लिख दिया, तो डिफरेंस कितना आ गया 360 का, और डिफरेंस किस तरफ आ रहा है, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा तो क्रेडिट साइड में आपका सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, गौतम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 360। नेक्स्ट है हमारे पास एज पर डैश स्केड्यूल, डेप्रिसिएशन जो है वो किस स्केड्यूल में मेंशन किया जाता है, तो देखिए इसको याद कर लीजिएगा, एज पर स्केड्यूल 2 कंपनीज एक्ट 2013 में डेप्रिसिएशन सिस्टमेटिकली अलोकेट किया जाता है डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, स्केड्यूल नंबर 2 ध्यान रखिएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखो ओपनिंग स्टॉक उसमें हम परचेजेस ऐड करते हैं, फिर डायरेक्ट खर्चे ऐड करते हैं, इधर से माइनस होते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो निकल के आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सिंपल देखिए बेसिक से क्वेश्चन हैं आपके, तो इजीली आप इनको कवर कर सकते हैं। इनमें से कौन सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, राइटिंग में होना चाहिए, सही बात है, डेटेड होना चाहिए, सही बात है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुड बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड, ड्यूली स्टैम्प लगी होनी चाहिए, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, कंडीशनल, कि मैं तुम्हें पैसा तभी पे करूंगा जब तुम ये काम करोगे, नहीं, ये कैसा होता है, अनकंडीशनल, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जब आप मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश करते हैं, ठीक है, कैश को छुपा कर रखना या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जब आप दूसरे कस्टमर का पैसा छुपा के रख रहे हैं और उसको गलत तरीके से दिखा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो नया वर्ड है आपके लिए टीमिंग एंड लीडिंग, इसे ढंग से समझिएगा। टीमिंग एंड लीडिंग एक ऐसा टर्म है जो ऐसी प्रैक्टिस को डिस्क्राइब करता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कैश लॉस को, किसी कस्टमर के अकाउंट में अगर कोई कैश लॉस हुआ है तो उसे हाइड करने की जब कोशिश करते हैं उससे हम कहते हैं टीमिंग एंड लीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखिए स्टेटमेंट इफ एसेट ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन इज कैरिड एट कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट इज ट्रांसफरेबल एट एवरेज एक्सचेंज रेट, देखिए एवरेज एक्सचेंज रेट ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट ये भी नहीं पढ़ा, ओपनिंग एक्सचेंज रेट ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि जिस दिन हमने एसेट को खरीदा है वो डेट हमारे लिए मैटर करती है, वहीं से सारी कैलकुलेशन को आप शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एट एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे गलत, और सही स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन ब्रांचेस बनाते टाइम कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखिए यहाँ पर ये नई चीज़ आपके सीखने के लिए ध्यान रखिएगा, फॉरेन ब्रांचेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अंदर आती हैं, जिसमें या तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होगा या फिर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होगा, रिवाइज 2003 के अकॉर्डिंग फॉरेन ब्रांचेस को क्लासीफाई किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कहीं भी नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, ये एक नई चीज़ है, तो ध्यान रखिएगा। AS11 के अंदर फॉरेन ब्रांचेस होती हैं और दो तरीके से होती हैं, एक तो होगी आपकी इंटीग्रल, एक होगी नॉन इंटीग्रल, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इफ विद रिस्पेक्ट टू फीचर ऑफ BRS इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, सो रेगुलर रिकंसिलेशन डिस्करेज करता है अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट ऑफ द बैंक फ्रॉम इम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स, अगर आप रेगुलर करेंगे काम को, तो काम मतलब रेगुलर अगर आप BRS चेक करेंगे अपना, तो उसमें आप बहुत सारी दिक्कतें फेस करेंगे, अकाउंटेंट को प्रॉब्लम होगी, करेक्ट बात है। कोई भी अनड्यू डिले है जो चेक की क्लियर की वजह से हो रहा है तो उससे BRS में दिक्कत आती है, बिल्कुल सही बात है, चेक्स में तो बहुत डिले होता है। BRS हमें हेल्प करता है एक्चुअल एरर और एक्चुअल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए, जो भी हमारे बैंक बैलेंस और हमारे कैश बुक में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। BRS विल ब्रिंग आउट एनी एरर्स दैट मे हैव बीन कमिटेड इन द कैश बुक बट नॉट इन द पासबुक, नहीं, एरर्स तो दोनों में हो सकते हैं ना, कैश बुक में भी हो सकते हैं, पासबुक में भी हो सकते हैं, सो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी और अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ये आंसर करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट बोला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का वेरिएशन क्या है, एक और टाइप, मतलब दूसरा नाम आप क्या कह सकते हैं, तो ये सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ईयर बीतते हैं मशीन की वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब कोई एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड इसे कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू द मेथड्स ऑफ चार्जिंग गुड्स टू ब्रांचेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, तो देखिए इनकरेक्ट पूछा है, अगेन क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। गुड्स में भी इनवॉइस ब्रांच एट कॉस्ट पे हो सकता है, सेलिंग प्राइस पे हो सकता है, सेलिंग प्राइस मेथड को अडॉप्ट किया जाता है कहाँ पर, जहाँ पर फिक्स रेट पर आप किसी भी जो गुड्स है उसे ब्रांच को सेल कर रहे हैं, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन गुड्स कैन नेवर बी इनवॉइस्ड, ये तो हमने नहीं पढ़ा, नेवर टू ब्रांचेस एट होलसेल प्राइस, आर्बिट्रेज प्राइस ये नहीं पढ़ा, होलसेल प्राइस पे भी तो करते हैं, होलसेल प्राइस का तुमने पूरा मेथड पढ़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर सही हो जाएगा, जो कि हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है,
तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो Schedule 3 के अंदर liability should be classified as current when the company does not have unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months। 12 months का पीरियड हम ले सकते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल भी हम ले सकते हैं। Schedule 3 के अकॉर्डिंग liability को क्लासीफाई करते हैं करंट में जब उसे प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड के पर्पज से रखा जाता है। बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट क्या है कि एज पर Schedule 3 a liability should be classified as current when it is due सेटल विद इन 18 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। नहीं, हम तो क्या देखेंगे, या तो 12 मंथ्स देखेंगे या फिर हम ऑपरेटिंग साइकिल देखेंगे या फिर उसका ट्रेडिंग का पीरियड देखेंगे, कितने टाइम तक उसे ट्रेड किया जा रहा है। ठीक है, ये तीन चीज हमने देखनी है। 18 मंथ्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो भी सितंबर 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। जो भी आपने आज नया सीखा है प्लीज़ उसे नोट डाउन कीजिए। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप ज़रूर पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।